नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्सों। एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 17 स्टैटिक्स की है, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हम सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं। किसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में ऐसी संख्या जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, वह न तो समूह की न्यूनतम मान वाली संख्या होगी और न ही अधिकतम मान वाली संख्या। निश्चित ही वह संख्या समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्या होती है। अतः सांख्यिकी माध्य के आसपास समूह की सभी संख्या वितरित होते हैं। इन आंकड़ों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या है कि हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं, वो आंकड़ों में एक जो संख्या होती है वो न तो न्यूनतम होती है न ही अधिकतम, वो संख्याओं के मध्य की संख्या होती है लगभग। अब इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम तीन चार चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास समांतर माध्य, जिसे हम माध्य कहते हैं। दूसरा है माध्यक, जिसे हम माध्यिका कहते हैं। और तीसरा है बहुलक। तो सबसे पहले इसमें काम आने वाले सूत्रों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सूत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो सूत्र होता है वो होता है औसत का। औसत को कहते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्योंकि अंकगणित की भाषा में जो राशि होती है, अंक होते हैं, उन्हें हम राशि कहते हैं, जबकि सांख्यिकी में इन राशियों को हम कहते हैं आंकड़े या प्रेक्षण। आंकड़े या प्रेक्षण कहने के कारण इस औसत का जो दूसरा जो है, इस औसत का नाम चेंज होकर हो जाता है माध्य। माध्य होता है आंकड़ों या प्रेक्षणों का योग बटे आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि हमें आंकड़ों का योग करना है और उस आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का क्या देना है, भाग। तो हमारे पास माध्य निकल आता है। इस माध्य को ही हम कहते हैं समांतर माध्य। इस माध्य को कहते हैं समांतर माध्य। तीसरा जो सूत्र आता है, अगर हम यहां से आंकड़ों का योग निकालना हो, आंकड़ों का योग चाहिए अगर हमें, तो हम माध्य का आंकड़ों की संख्या से गुणा कर देते हैं। चौथा जो सूत्र आता है इसमें, अब आता है हमारे पास वर्ग चिन्ह या मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। इसे हम मध्यमान भी कहते हैं या वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2।
इसे हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे आता है 2। अंग्रेजी में कहते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, या हम कह सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। इसके बाद पांचवा जो सूत्र आएगा वो आता है माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने की हम यहां पर तीन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो है नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जिसे हम एक्स बार द्वारा दर्शाते हैं, ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इन एक्स क्या है? एक्स है आपका मध्यमान, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। सिग्मा क्या है? सिग्मा का अर्थ होता है योग। यहां सिग्मा का अर्थ है योग, एफ का अर्थ है बारंबारता, और एक्स होता है प्राप्तांक या मध्यमान। दूसरा आता है इसमें नंबर 2, कल्पित विधि से माध्य। दूसरा है कल्पित विधि से माध्य। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहां पर डी क्या है? डी को कहते हैं विचलन। एफ बारंबारता है, और ए क्या होता है? कल्पित माध्य। ए क्या है अपना? कल्पित माध्य। तीसरी जो विधि आती है वो आती है पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से तीसरा है अपना पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से जब माध्य निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। यहां पर यू क्या है? पद विचलन। यू क्या है? पद विचलन। छठवां जो सूत्र आता है वो आता है माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका, माध्यक ज्ञात करना। नंबर 1, जब हमें केवल आंकड़े दे रखे हों, अर्थात अवर्गीकृत आंकड़े हों, तो हम सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। आंकड़ों को हम या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। रखकर पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं। यदि पदों की संख्या
n विषम हो तो माध्यक होता है m बराबर n+1/2वां पद। b यदि पदों की संख्या n सम हो तो माध्यक होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। याद रहे नॉट, जिसे हम स्टाइल भी कहते हैं, अगर ये भी ध्यान नहीं रहे तो हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर आपको तलवार चलानी है, और तलवार में जो मध्य बच जाता है वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। दूसरा माध्यक ज्ञात करने में दूसरी स्थिति आती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में सबसे पहले हमें सवाल में वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबारता दी हुई होती है। अब हम इसमें एक सूत्र की सहायता से माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। यहां पर l होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होती है सिग्मा f बारंबारताओं का योग, f होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, H होता है माध्यक वर्ग अंतराल इस सूत्र की सहायता से हम माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। सातवां जो सूत्र आता है वो आता है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने में हमें बहुलक को कहते हैं सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद बहुलक कहलाता है। बहुलक में हमें ये देखना है जिस आंकड़े की सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक बारंबारता होती है, सबसे अधिक पुनरावृत्ति होती है, वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। ये होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में नंबर 1 अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में सबसे अधिक बारंबारता आवृत्ति वाला पद बहुलक कहलाता है। नंबर दो में वो आता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं।
और उसका ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। यहाँ L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, F2 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, और H बराबर होता है बहुलक वर्ग अंतराल। यहाँ पर बहुलक जो वर्ग निकाला जाता है वो देखी जाती है सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग अंतराल की होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर L चाहिए हमें बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा कहलाती है, और F1 होती है सबसे अधिक बारंबारता जिसे कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, F2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H होती है बहुलक वर्ग अंतराल, H या I से भी दर्शाते हैं। इस प्रश्नावली इन सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अब एक एक प्रश्नावली के एक एक उदाहरणों को, सवाल को हल करते चलते हैं। अब हम प्रश्नावली 17.1 का पहला सवाल, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा छठा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा एक ही तरीके के हैं, जिसमें से हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का हमारा जो सूत्र था वो था, यहां पर दे रखे हैं आंकड़े। आंकड़े क्या है हमारे? सबसे पहले देखा 52 है, दूसरा क्या है 75 है, तीसरा क्या है 40, अगला क्या है 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। ये 10 आंकड़े दिए हुए हैं, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है जिसे हम माध्य कहते हैं, माध्य, या कोष्टक में लिखा है समांतर माध्य। याद करने का सूत्र होता है आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमें आंकड़ों का योग करना है और उसमें उस संख्या का क्या देना है? भाग। तो सबसे पहले समांतर माध्य को दर्शाते हैं x बार से। पहला आंकड़ा क्या है 52, दूसरा क्या है 75, तीसरा क्या है 40, फिर क्या है 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। और इन सब को गिनते हैं, कितने आंकड़े हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे सवाल में भी दिया हुआ है कि 10, तो हमें आंकड़े कुल 10 दे रखे हैं, 10 का क्या देना है हमें? भाग। इन सबको हमें जोड़ना है, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये हमारा 520 प्राप्त होगा।
और 520 में हमें 10 का क्या देना है, भाग, तो हमारे पास ये 52 आ गया। ये क्या आ गया, हमारा समांतर माध्य। इस प्रकार से हम सवाल संख्या पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल संख्या 3। तीसरा सवाल है, इसका विलोम अगर हमें आंकड़े दे रखे हैं और शेष अज्ञात राशि निकालनी है तो हम कैसे निकाल। सवाल है हमारा, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। यहां पर आंकड़े हैं 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1। अब इनका हमें दे रखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य दे रखा है तो हमें समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। समांतर माध्य x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमारे पास आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं वो हमें देखने हैं। यह है समांतर माध्य तो है हमारा 4, आंकड़ा है पहला 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 हैं। कितने आंकड़े इनको गिनते हैं तो यह है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आंकड़े हैं तो बटे में कितने लिखेंगे, 8। हल करेंगे तो 4 बराबर, इनको जोड़ना 4 3 7 7 और 8 15 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 और 1 26। ये आ गया अपना 26 प्लस का x। गलती से आप इसे 26x मत लिख देना। अगर किसी बच्चे ने 26x लिख दिया है तो ये गलत है। इसका अर्थ होता है 26 गुणा x। तो अब हमें इसे आगे हल करना है तो इसके नीचे मानेंगे 1, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करते हैं तो ये आता है हमारे पास 26 प्लस x बराबर आ गया 8 चौका 32। तिरछा गुणा जिसे हम कहते हैं, इसका इससे इसका इससे। यहां पर करेंगे पक्षांतरण, x का मान निकालना है तो x बराबर आ गया 32 माइनस 26 तो x बराबर आया 6। तो हमारा अज्ञात जो आंकड़ा था x का जो मान आया है वो आया है 6। प्रश्नावली जो 17.1 का सवाल संख्या 8वां है अपना 7वां, 8वां, 9वां और 10वां एक ही तरीके के हैं। तो 8वां सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहां दे रखा है 5 संख्याओं का औसत या एवरेज 18 है, 4 संख्याओं का दे रखा है 16 है। तो एक हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें हटाई गई संख्या ज्ञात करने के लिए हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब हम मानेंगे सबसे पहले कि हमारी जो हटाई गई संख्या है उसे x मान लिया। तो अब हमारे पास 5वीं जो संख्या हो गई वो x हो गई और 4 संख्याओं का औसत है 16 और 5 संख्याओं का 18। तो पहले हम 5 संख्याओं का कुल मान निकालेंगे, फिर 4 संख्याओं का कुल मान निकालेंगे और उन देखते हैं 4 संख्याओं और 5 संख्याओं का कुल मान जो आएगा वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहला माना हटाई गई संख्या कोष्टक में 5वीं संख्या x, इसलिए 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। अतः 5 संख्याओं का कुल मान
कुल मान बराबर आएगा 18 इंटू 5, 18 पंजा 90। चार संख्याओं का औसत बराबर है 16, इसलिए चार संख्याओं का कुल मान 16 इंटू 4 बराबर 64। पांच संख्याओं का कुल मान आया 90, चार संख्याओं कुल मान आया 64। तो अब यहां क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार चार संख्याओं का कुल मान प्लस हटाई गई संख्या बराबर होनी चाहिए पांच संख्याओं के कुल मान के। यहां पर चार संख्याओं का है 16, 16 का जब हमने निकाला तो आया हमारे पास 64। हटाई गई संख्या मानी x बराबर है पांच संख्याओं का कुल मान आया 90। यहाँ करेंगे पक्षांतरण तो x बराबर आ गया 90 माइनस 64, x बराबर 26। इस प्रकार से हम सवाल संख्या 7, 8, 9 और 10 हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 17.2 जिसका आधारित है असतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर है असतत बारंबारता बंटन, इसमें हमें बारंबारता सारी बनी हुई होगी जिसमें प्राप्तांक अर्थात डायरेक्ट x का मान होगा और बारंबारता f का मान। तो हमने ये सवाल लिखा है जिसके प्राप्तांक है 2, 5, 7, 9, 11 और बारंबारता फ्रीक्वेंसी है 1, 5, 4, 7, 3। अब इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य जब हमें ज्ञात करना है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि, नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 है कल्पित विधि, नंबर 3 है पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य। यहां पर है ये प्रत्यक्ष विधि। यह है प्राप्तांक x, यह है आपकी बारंबारता f, 2, 5, 7, 9, 11। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसके लिए जो सूत्र होता है अपना वो होता है समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है और समेशन ऑफ एफ निकालना है, और ये तब निकल जाएगा तब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है, एफ का गुणा एक्स से करना है। तो एफ का मान क्या है 1, 5, 4, 7, 3। 2 गुणा 1 करेंगे 2 एकम 2, 5 गुणा 5 करेंगे 5 25, 7 गुणा 4 करेंगे 7 चौक 28, 9 गुणा 7 करेंगे 9 7 63, 11 गुणा 3 करेंगे 11 तिया 33। अब हमने ये एफ एक्स निकाल लिया, और एफ एक्स निकाल लिया तो ये आया 2 गुणा 1 क्या 2 एकम 2, 5 गुणा 5 किया तो 25, 7 गुणा 4 किया तो 28, 9 गुणा 7 किया तो 63, 11 गुणा 3 किया तो 33। इस प्रकार से ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हमें ये निकालना है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स।
यहां पर ही निकाला है सिग्मा एफ, यहां पर ही निकालना है सिग्मा एफ एक्स। इनका योग चाहिए, 4 3 7 और 7 3 10, 10 4 14, 5 19 और 1 20, योग आ गया 20। ऐसे ही इसका योग करते हैं, 2 25 28 63 और 33 का योग करेंगे तो ये आ गया 151। अब माध्य का सूत्र लगाना है आपको, तो एक्स बार बराबर आ गया 151 बटे 20। 20 का क्या देना है भाग, 151 में जब हम 20 का भाग देंगे, यह है 151 भाग 20, तो 20 अंते 140, ये बच गए आपके 11। 7 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, तो ये आएगा 5 पर जाएगा 20 500, 10 फिर 5 पर जाएगा 20 500, यानी कि 7.55 यह आया है आपका। इस प्रकार से हमने ये प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाला है, माध्य। अब हमें दूसरा निकालना है कल्पित विधि से माध्य। अब हम कल्पित विधि से माध्य और पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। कल्पित विधि से माध्य का अर्थ होता है कल्पना करना। हम इस प्राप्तांक में से किसी की भी कल्पना कर सकते हैं अपनी तरफ से, समांतर माध्य अपनी तरफ से कोई भी अंक मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कल्पित माध्य। ए बराबर, चाहे तो हम 2 मान सकते हैं, चाहे तो हम 5 मान सकते हैं, चाहे तो 7 मान सकते हैं, चाहे 9 मान सकते हैं, चाहे 11, कोई से भी प्राप्तांक में से एक संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो हमने माना कि कल्पित माध्य जो है हमारा ए बराबर माना है 7। तो हमें यह निकालना है डी बराबर होगा x माइनस ए क्या है, कल्पित माध्य। तो इस x में से a को घटाना है, तो 2 में से हम 2 माइनस 7 करेंगे तो यह आएगा माइनस का 5। यहाँ पर 5 माइनस का 7 करेंगे तो आएगा माइनस का 2। यहाँ पर 7 माइनस 7 करेंगे, ये आ गया 0। यहाँ पर 9 माइनस 7 करेंगे, ये आ गया 2। 11 माइनस 7 करेंगे, ये आ गया 4। इस प्रकार से हम डी प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ एफ का गुणा करना है डी से, जिसे हम एफ डी कहते हैं। तो f का मान है 1 और d का मान आया है -5, तो 1 गुणा -5 करेंगे तो माइनस का 5, 5 गुणा -2 करेंगे माइनस के 10, 4 गुणा 0 करेंगे तो 0, 7 गुणा 2 करेंगे तो 14, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12, माइनस माइनस की संख्या जोड़ते हैं माइनस के 15 प्राप्त हुए, प्लस प्लस की संख्या जोड़ते हैं तो ये 26 प्राप्त हो गए। बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर आ गया 26 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो ये बच जाता है 11, ये प्लस के बचेंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान माना हमने 7, सिग्मा एफ डी का मान आया 11, एफ का मान है 20, सिग्मा एफ का मान। तो हल करेंगे 7 प्लस, अब इस 11 में 20 का भाग देंगे, ये जाएगा 0.55 बार, तो इसको जोड़ेंगे तो आया 7.55। तो हमने प्रत्यक्ष विधि से देखा तो माध्य 7.55 आया था, और कल्पित विधि से भी माध्य कितना आया है हमारा 7.55। अब देखते हैं पद विचलन विधि में। पद विचलन विधि में वही लाइनें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, माना कल्पित माध्य ए बराबर, कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम इस 7 को माने, 5 को माने, 9 को माने, चाहे 11 को माने, तो अब की बार देखें यहाँ पर हमने कल्पित माध्य
जो निकाल रहे हैं तीसरी विधि के लिए, या 9 मानकर चल रहा हूं मैं, तो अब यहाँ निकालेंगे डी। वैसे डी को तो निकालते हैं, उसमें अगर हम यहाँ यू निकाल लें तो यू निकालने का तरीका होता है u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहां पर h क्या है? अंतर। देखा 2 और 5 में कितने का अंतर? सबसे कम अंतराल है 2 2 का है, तो कोई सा भी वर्ग अंतराल ले सकते हैं जो हमें सुविधा लगे, वो कि आसानी से प्राप्त हो जाए। चाहे हम 7 प्राप्त करें, अगर ये नहीं है तो इसमें हमने h का मान लिया है, h बराबर है 2। तो ये आएगा आपका, यहां पर x का मान 2 है, 2 में से a घटाना है आपको 9, आपका बचेगा माइनस के साथ, -7 में 2 का क्या देना है? भाग, तो माइनस के 3.5। ऐसे ही इसको घटाएंगे अब 5 को, तो बचेगा 4, 4 में हमें 2 का भाग देना है माइनस के 2, यहाँ पर 7 है तो ये आएगा माइनस के 2, -2 में हम 2 का भाग देंगे माइनस का 1, यहाँ पर आएगा 0 और ये आएगा आपका 1। अब इसका गुणा करना है आपको FU, यह आया है माइनस के 3.5, 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, यह आएगा 0, 3 एकम 3। माइनस की संख्या जोड़ेंगे और प्लस की संख्या, प्लस के तो यहाँ पर है 3 और माइनस के हैं 17.5। 17.5 में से हम 3 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 14.5। अब हमें यह सूत्र लगाना है, ये होता है x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर a का मान माना है 9 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया -14.5 अपॉन h का मान, f का मान है 20 इंटू h का मान माना है हमने 2, 2 से कितनी बार कट गया? 10 बार। अब 9 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, इसमें 1 दशमलव अंक और खिसक जाएगा तो यह आएगा 1.45। इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 7.55। देखा कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विधि से भी उत्तर 7.55 आया था, कल्पित विधि से भी उत्तर 7.55 आया था और पद विचलन विधि से भी उत्तर 7.55 आया था। इसका मतलब कल्पित विधि तो तब लगती है जब x के संख्यात्मक मान बड़े होते हैं x और f के, और पद विचलन विधि जब लगती है जब x और f के संख्यात्मक मान बड़े हों और वर्ग अंतराल भी अधिक हो। अभी ये वर्ग अंतराल नहीं है, केवल सतत असतत बारंबारता बंटन सारणी का हमने समांतर माप निकालना सीखा है। अब हम तीसरा जो टॉपिक रहा है इसमें वो रहा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें अब हमारे पास वर्ग मिलेगा और बारंबारता मिलेगी। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है 5, 8, 20, 14, 3। अब बेटा हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी हमारे पास। तो पहली थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी हमारी कल्पित विधि और तीसरी थी हमारी पद विचलन विधि। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसे प्रत्यक्ष विधि से, फिर कल्पित विधि से करेंगे, उसके बाद हम इसे पद विचलन विधि से करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में ये वर्ग है, वर्ग, ये बारंबारता f का कॉलम 0 से 10,